हेलो। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में स्टैंडर्ड फॉर्म 2 से ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो उसका हम एक एग्जांपल लेके और इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में इसका पूरा मेथड बता दिया था मैंने कि रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड जो स्टैंडर्ड फॉर्म 2 का है वो 2 फेज में करते हैं, फेज 1 एंड फेज 2 में। फेज 1 के अंदर हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं वो आर्टिफिशियल वेरिएबल लेके करते हैं, और हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि आर्टिफिशियल वेरिएबल से बना होता है उनको भी कांस्टेंट में इंक्लूड करके और फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करते हैं हम, और फिर फेज 2 के अंदर जाके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो हमें फेज 1 में मिलता है उससे इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ हमें मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम दे रखी है। मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 एंड 2x1 प्लस 5x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x1 x2 नॉन नेगेटिव। ऐसे इसको हम सिंप्लेक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय साइन -1। तो यहाँ मैक्सिमम z डैश इज इक्वल टू माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस x1 माइनस 2x2। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग सरप्लस वेरिएबल, अब यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ से हमको कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ s1 और यहाँ हम s2 माइनस कर लेते हैं। यहाँ माइनस s1 और यहाँ माइनस s2 कर लिया हमने। अब जो स्टार्टिंग टेबल बनाते हैं उसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि माइनस माइनस है हमने यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिए हैं x1 अल्फा और x2 अल्फा। तो ये हमारी कांस्टेंट बन गया 2x1 प्लस 5x2 माइनस s1 प्लस 0s2 प्लस x1 अल्फा, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल है, प्लस 0x2 अल्फा इज इक्वल टू 6। सेकेंड कांस्टेंट है x1 प्लस x2 प्लस 0s1 माइनस s2 एंड इक्वल टू 2। इसमें अब हम फेज 1 के अंदर आते हैं। Given problem in revised simplex standard form 2 can be written as, ये जो हमारा z डैश है, z डैश प्लस x1 प्लस 2x2, फिर ये हमारे सरप्लस वेरिएबल इनकी प्राइस 0 है, और ये हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल। यहाँ z अल्फा प्लस z अल्फा जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि आर्टिफिशियल वेरिएबल से बनता है। तो z अल्फा प्लस 0x1 0x2 0s1 0x2 प्लस x1 अल्फा प्लस x2 अल्फा इज इक्वल टू 0, और बाकी ये जो दोनों इक्वेशन। तो यहाँ हमारी m कांस्टेंट, m मीन्स 2 कांस्टेंट्स थे, अभी हमारे 4 हो गए, m प्लस 2 हो गए हैं। तो x1 x2 पे इन पे ये रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन z और z अल्फा पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। z अल्फा इज आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज इन फेज 1 एंड विच इज गिवन बाय मैक्सिमम z अल्फा इज इक्वल टू माइनस x1 अल्फा माइनस x2 अल्फा। अब ये वाला जो सिस्टम है हमारा ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन, उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया है हमारा। यहाँ जो 1 आया है ये इस z डैश का कोफिशिएंट है, फिर ये जो 0 आया है वो z अल्फा का कोफिशिएंट है, और फिर हमारा वही 1 2 0 0 0 0 ये आ गया है। सेकेंड रो जो आई है हमारी वो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल से आई है। तो यहाँ की जो ये सेकेंड रो है हमारी, इसमें z डैश का कोफिशिएंट 0 है, तो यहाँ हमारा 0 आ गया। z अल्फा का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ 1 आ गया। फिर यहाँ x1 का है, तो x1 का ये 0 आ गया। इन सब का ये 0 आ गया, और आर्टिफिशियल वेरिएबल के 1 1 आ गए।
इसी तरह थर्ड रो में जेड डैश और जेड अल्फा का कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ ये 0 0 आ गया। फिर ये 2 5 -1 0 1 0, 2 5 -1 0 1 0, और इसी तरह लास्ट रो भी हमने लिख ली। तो और यहाँ हमारा जेड डैश जेड अल्फा ये सारे एक्स भी आ गए, और ये बी आ गया हमारा 0 0 0 0 6 2 0 0 6 2। अब हम फर्स्ट कॉलम को E1 से, सेकंड कॉलम को E2 से डिनोट करते हैं। साथ में हमने ये सुपर स्क्रिप्ट लगा रखी 2 2 2, वो हमारी ये दो कांस्टेंट ऐड हो गए हैं, इसलिए हमने यहाँ सब पे 2 2 लगा रखा है। E1 हमारा फर्स्ट कॉलम, E2 हमारा सेकंड कॉलम, फिर ये अल्फा 1 कॉलम, ये अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5 और अल्फा 6। अब इसमें जो हमारे ये हैं अल्फा 5 और अल्फा 6 जो है, ये हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो इसको हम B1 और B2 भी कह सकते हैं। यहाँ अल्फा 5 और अल्फा 6 को B1 B2 भी कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। और ये हमारा एक्स भी यहाँ भी 2 लगा रखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमारे 1 2 3 4 5 6 और ये 2 ऐड हो गए थे। यहाँ भी ये 0 0 ऐड हो गए थे बी में, 2 कांस्टेंट, तो यहाँ B2 आ गया है। Thus the basis matrix B2 is given by 1 0 0 1 0 0 0 0, मीन्स ये दो तो हमने ले लिए हैं, और साथ में ये जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है हमारे 0 0 1 1 1 0 और 0 1, क्यों? क्योंकि हम इनिशियली जो बेसिस मैट्रिक्स लेंगे वो हम उसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल लेंगे। तो ये लास्ट के हमारे 2 कॉलम आ गए, और ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट 2 कॉलम एंड लास्ट 2 कॉलम हमारे ये आ गए। ये तो E1 E2 है, और ये हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं। तो E1 E2 अल्फा 5 और अल्फा 6। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 बन गई है, ये भी I2 बन गई है, ये O बन गई है नल मैट्रिक्स। और तो यहाँ ये E1 E2 B1 B2 हो गया, अल्फा 5 B1 अल्फा 6 B2। तो यहाँ 0 ये B, ये हमारा CB है, और ये CB अल्फा है। CB अल्फा हमारा ये 1 1, ये 1 1 आ गया, और ये 0 0, ये 0 0, ये CB आ गया। तो ये हमने -CB अल्फा लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद नाउ B इज इक्वल टू I2, B इनवर्स इज इक्वल टू I2 इनवर्स इज इक्वल टू I2। अब B2 इनवर्स हमने निकाला, तो ये हमारा B2 इनवर्स आ गया, यहाँ B आ गया। इसी तरह ये हमारा 1 0 0 1 ये निकल गया B2 इनवर्स में। यहाँ जो 1 1 था वो माइनस माइनस हो गया, और बाकी वही रह गया। अब आल्सो द इनिशियल सॉल्यूशन XB2 इज गिवन बाय B2 इनवर्स B के। तो B2 इनवर्स ये निकाल लिया हमने, B हमारे पास ये है, तो XB2 हमारा ये आ गया। तो ये जो वैल्यू है वो Z डैश की है, ये वाली Z अल्फा की है, और ये 6 और 2 हमारी यहाँ आ गई। Now constructing the revised simplex table for standard form 2 we get, यहाँ हमने वेरिएबल ले लिए। वेरिएबल कौन से आएंगे हमारे बेसिस में? एक तो Z डैश, एक Z अल्फा, और ये आर्टिफिशियल वेरिएबल जितने भी होंगे तो वो हमने लिख दिया। ये x1 आ गया, ये हमारे E1 E2 अल्फा 5 अल्फा 6 आ गए। और जैसे हमने सिंप्लेक्स टेबल में इनकमिंग और आउटगोइंग वेक्टर किया था कि इनकमिंग कौन सा होगा, आउटगोइंग कौन सा होगा, की एलिमेंट कौन सा होगा, जेड जे की जो हमने डिफरेंस निकाला था वो कब तक हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, वो सारा प्रोसेस हमने यहाँ पर मैंने PDF में एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ इसको करेंगे। उसके बाद हमारी ये आ गया आउटगोइंग वेक्टर, फिर हमारा इम्प्रूव्ड और होगा सॉल्यूशन, तो यहाँ हमारा फिर इम्प्रूव्ड हो गया, फिर यहाँ हमारा इम्प्रूव्ड हो गया, फिर आउटगोइंग वेक्टर आ गया हमारा, यहाँ पर भी किया, फिर आउटगोइंग वेक्टर आ गया। उसके बाद यहाँ आकर
यहाँ आने के बाद हमने ये देखा कि नाउ इट इज़ क्लियर दैट मैक्सिमम जेड अल्फा हमारा 0 आ गया। इसका मतलब हमारे जो प्रॉब्लम में से आर्टिफिशियल वेरिएबल ख़त्म हो गए। तो हम यहीं पर रोक देंगे और यही मानेंगे कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर x2 x1 x2 ये आ गया है और इससे अब हम x2 x1 और z डैश ये हमने टेबल बना दी। अब क्योंकि हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल चला गया है तो हमने ये E2 को भी हटा दिया है और ये Z अल्फा को भी हटा दिया है इसमें से, तो खाली E1 रह गया है और अल्फा 2 और अल्फा 1 हमारे यहाँ रह गए हैं यहाँ। तो ये अब हमारी जो m+2/m+2 की थी, अब हमारी मैट्रिक्स हमारी m+1/m+1 की रह गई। मीन्स जो हमारा एक सबस्क्रिप्ट जो सुपरस्क्रिप्ट थी वो कम हो गई, अब हमारी m+1 की रह गई। तो जो हम ऊपर सुपरस्क्रिप्ट 2 लगाते थे अब हम 1 लगा देंगे। तो अब ये हमारा सॉल्यूशन, अब हमने देखा वापस से इसको ये बना लिया। फिर मिनिमम रेशो देख के फिर हमने डेल्टास की वैल्यू ली, तो हमने देखा कि डेल्टा 3 डेल्टा 4 यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं। इसका मतलब जो जो अभी हमारे सॉल्यूशन है वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, जिसमें कि x1 की वैल्यू 4/3 है, x2 की 2/3 है, तो मैक्सिमम z डैश की वैल्यू आ जाएगी -8/5। और चूंकि हमारी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की थी, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट करके मैक्सिमाइजेशन के अंदर कन्वर्ट करके और सॉल्व किया था, तो हम उसमें -1 में मैक्स जेड इक्वल -z था, तो ये हमारा मिनिमम z जो है वो 8/5 आ जाएगा। तो ये हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 फेज के अंदर करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। फेज 1 के अंदर जो हम बेसिस लेते हैं, उस बेसिस में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लेते हैं और फिर उसमें जैसे सिंप्लेक्स टेबल में हम इम्प्रूव करने के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन को इटरेशन करते रहते हैं। जब हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है जो कि 0 है, वहाँ हम फेज 1 को रोक देते हैं और उस समय जो हमारे बेसिस में वेरिएबल होते हैं उनको हम लेके वापस से टेबल बनाते हैं फेज 2 की, और फिर सेम वही जैसा कि हमने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म 1 में सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करते हैं तब तक जब तक कि हमारे ये डेल्टास की वैल्यू नेगेटिव ही आ गई है। यहाँ हम सारी वैल्यू नेगेटिव है तो हम इसको यहीं रोक देते हैं और फिर हमारी ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। थैंक यू।